देखिए, एक तो जब से हमने नेबरहुड पार्क्स को देना शुरू किया है तब से लेके कुछ ना कुछ जितने हम पार्षद हैं एम्बिग्यूटी रहती थी। ध्यान नहीं था कि कितने टोटल पार्क्स दिए हुए हैं, कितनी आरडब्ल्यूज ने टेक ओवर रखा है और कितनी हमारे वार्ड में ये काम चल रहा है। तो मुझे लगा इस पर मुझे प्रश्न पूछना चाहिए, तो मैंने एक प्रश्न डाला था, राइट टू आस्क क्वेश्चन, जो हमारे एमसी में प्रोविजन है। तो जब मैंने प्रश्न डाला तो मैंने यही सब जानकारी ली। तो ये जानकारी जो निकल के आई, जिसमें से 1800 टोटल हमारे पार्क्स हैं और 1800 में से सिर्फ मात्र 809 पार्क्स और 35 हमारे टोटल वार्ड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 21 वार्ड्स में ये लिए गए आरडब्ल्यूज द्वारा। अब उसमें भी एक खुलासा हुआ कि इसमें कितनी आरडब्ल्यूज ने ले रखी है, तो पता लगा 86 आरडब्ल्यूज ने ले रखी है। अब 86 में से खुलासा ये निकल के आया कि मैंने पूछा कि कितने आप महीने का खर्चा हम दे रहे हैं इनको, तो पता लगा तकरीबन 40 लाख रुपया महीना हम इन 86 पार्कों को पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देते हैं। अब जब मैंने 40 लाख देखा तो मन में प्रश्न उठा कि इसका मतलब 5-6 करोड़ रुपया तो हम दे ही रहे हैं, तो ये कहाँ जाता है, कौन लेता है। तो इनसे मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स से जो पता लगा, तकरीबन 86 में से 9-10 ऐसी आरडब्ल्यूएस थी जो लाखों रुपये ले रही है, और उनका जब मैंने समअप किया तो पता लगा कि 29-30 लाख तो सिर्फ वही दे रहे हैं। तो आप देखिए, 40 में से 30 लाख 86 आरडब्ल्यूएस में से 9-10 मात्र जो हैं वो तकरीबन 40 लाख, अराउंड 40 मतलब 39 समथिंग ऐसे फिगर है, वो ले रहे हैं। आप बताइए, 40 लाख रुपए मात्र 9-10 को जा रहा है, तो बाकी जो बचा पैसा 10 लाख आप वो 76 के साथ डिवाइड करें तो उनको सिर्फ 19,000 रुपये मिल रहा है। मैंने एवरेज निकाला है, कईयों को तो 3,000 मिल रहा है, कईयों को तो उससे भी कम मिल रहा है। सो तकरीबन ये आई ओपनर बातें जब हमारे सबके सामने आई तो ये बातें हमें भी नहीं जानकारी में थे। इनफैक्ट कमिश्नर मैम ने भी बोल दिया कि मैं इनसे मांगते रही, मुझे आज तक इन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया। तो आप हालत देखिए कि जब प्रश्न पूछा पार्षद द्वारा, मेरे द्वारा पूछा गया, तो ये सब जानकारी कमिश्नर मैम को भी मिली और पार्षदों को भी मिली। पार्षदों को अपने एरिया में नहीं पता था कितने रुपये दे रहे हैं, तो वो डेटा सारा आप निकला है। अब देखिए, बात ये आती है कि इसमें कई एम्बिग्यूटीज़ हैं, एमओयू में एम्बिग्यूटीज़ हैं, जिसमें वो जेई को अकाउंटेबल मानते हैं, वेरस जेई के बारे में दिया ही नहीं गया है, एक्सएन के बारे में दिया गया है कि एक्सएन हैज़ टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी अफेयर ऑफ द एमओयू। अनफॉर्चुनेटली वो जेई को उन्होंने कहा कि जेई देखेगा, चलो मान लिया कि रिजॉल्व किया होगा, एससी ने दे दिया होगा अथॉरिटी की जेई विल लुक आफ्टर द एमबी रिकॉर्ड। अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिकॉर्ड इन्होंने पेश नहीं किया कि क्या क्या दिया जाता है। इन्होंने एनालिसिस दिए कि 4 रुपये 15 पैसे कैसे देते हैं, उसमें इन्होंने डीसी रेट लगाए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है 6 माली पर एकड़ के अकॉर्डिंग निकाला इन्होंने, और 1 एकड़ में 4460 स्क्वायर मीटर निकल के आता है। और इन्होंने एनालिसिस बताया कि हम 4 रुपये 15 पैसे जो इनको पर स्क्वायर मीटर पर मंथ जो हम दे रहे हैं, वो हम एनालिसिस में इसमें बताया कि 6 माली रहेंगे, वो अलग अलग मालियों की उन्होंने कैटेगरी बताई, कोई बेड को देखेगा, कोई ग्रास कटिंग को देखेगा, ऐसे करके निकाला। एक बेलदार होगा जो फुटपाथ की सफाई करेगा और झाड़ू मारेगा, और 4 और इन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे, टोटल 10 एम्प्लॉयज़ इन्होंने उसमें रखे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि आप डीसी रेट की बात कर रहे हैं, तो माली का डीसी रेट इन्होंने 16,000 रखा है। अब एक आरडब्ल्यू को आप 3400 रुपये देते हैं, अब बताइए वो आरडब्ल्यू वाला वो 16,000 में कैसे रख पाएगा। सो देर वॉज वेरी मच डिस्क्रिपेंसीज, उसका जवाब नहीं था इनके पास। मैं तो इसका फिर रेजोल्यूशन क्या निकला? रेजोल्यूशन यही निकला है, सबसे बात तो रेजोल्यूशन तो तब निकलता ना जब सोल्यूशन निकलेगा। अब ये सोच रहे थे कि हम एक तरफ 2-2, 2.5 लाख रुपया पर मंथ किसी आरडब्ल्यू को दे रहे हैं और कुछ आरडब्ल्यू को हम 3400 रुपया दे रहे हैं, तो अब बताइए कितनी डिस्पैरिटी है। अब इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी होने के बावजूद अगर हम इतना ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और एनालिसिस हम खुद बना रहे हैं, डीसी रेट हम खुद बोल रहे हैं, और एक तरफ हम 3400 रुपया 10,000 रुपये तक हम कई आरडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, तो वो 16,000 में कैसे रख सकते हैं। सो इसके लिए ये लगा कि अब कहीं ना कहीं इस एमओयू को इनको ध्यान से इसको फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा, और एनालिसिस को भी इनको फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा, जो मुझे बातों से लगा कमिश्नर मैम के कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमसे हुआ है, इसको हम एक हॉलिस्टिक वे से फिर से नया एमओयू बनाने की कोशिश करेंगे। और कैंसिलेशन भी किए जाएंगे कई आरडब्ल्यू। देखिए, अब वो चेक करेंगे, उन्होंने आज तक चेक ही नहीं किया था। आप जैसे न्यूज़ लगाते रहते हैं, आपने भी कई बार खबर लगाई है, मैंने पढ़ी है और मैंने देखी भी है, आपकी खबरें पढ़ी भी हैं और देखी भी हैं आपकी। और जब देखी तो ये बुरा भी लगता था कि जब हम दे रहे हैं पैसा तो ये मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है। डस्टबिन भी उनको मेंटेन करना चाहिए, सब कुछ उनको मेंटेन करना चाहिए एज पर द एनालिसिस गिवन बाय द जो हमारे इनसे द्वारा दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें उसमें नहीं है। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਤਾ ਪੂਰਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਟੈਂਡਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ
ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਸੈਕਟਰ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਪਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਅਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ क्यों डिले करा पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मेयर साहब ने कोई आंसर नहीं दिया। बिल्कुल सबसे पहले तो ईवी पॉलिसी के लिए इन्होंने पिछले हाउस में हमसे प्रॉमिस किया था हमें एक आश्वासन दिया था कि मैं आप सब काउंसलर्स के साथ चलूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर वहाँ पे हम धरना देंगे मैं उस प्रोटेस्ट को लीड करूँगा। और जब सारी ओपोजिशन वहाँ पर पहुँचती है सारी ओपोजिशन पहली बात तो ये आते ही लेट है सारी ओपोजिशन पहले मौजूद होती है और ये आते ही लेट है और उसके बाद जब पूरी ओपोजिशन पूरे ज़ोर शोर से वहाँ धरना देती है पूरे वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शित करती है तो मेयर साहब क्या करते हैं मेयर साहब साइड में एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं हमें ज्वाइन करने की बजाय और वहाँ पे मीडिया को अपनी बाइट देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि आप हम हाउस में कुछ कहते हैं और आप करते कुछ हैं इसलिए मैंने उनको पलटू मेयर कहा। इनसे बड़ा और पलटू का एग्जाम्पल क्या होगा कि यहाँ पर आप कुछ और कमिटमेंट करते हैं जब हम आपका साथ देने के लिए तैयार होते हैं तब आप अपनी कमिटमेंट करते हैं उससे आप पलट जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहना था कि इस तरह का मेयर तो पहली बार ही इस तरह का मेयर आया है जो इस तरह से अपनी जो बयानबाजी है वो मिनट पे बदलता है और उसके बाद बाहर आके ये बयान देते हैं कि जी जो ईवी पॉलिसी में एक्सटेंशन मिली है वो मेरे कारण मिली है जबकि मुझे जो लगता है कि जो पूरी ओपोजिशन ने वहाँ पे सारी ओपोजिशन मौजूद थी उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसी के कारण ही एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो है उसने बदलाव किया है अपने फैसले में। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜब मीटिंग सी पूरे 9 महीने 11 महीने हो गए 9 भी नहीं ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਏਜੰਡੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ। ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕੇ RWA ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਰਿਟਨ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ SC ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 57 ਪਾਰਕ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 57 ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35 ਪਾਰਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 57 ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਪਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਟ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਮਸਮ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ 80,000 ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 35 ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ 80,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 80,000 ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਸੈਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੂੜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो चंडीगढ़ की जनता को सब कुछ सच्चाई है जो सामने आ जाती है, जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाती है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आज आप देख सकते हैं मेयर को करीब करीब 11 से 10 महीने हो चुके हैं, तब तक मेयर ने आज तक चंडीगढ़ में बताओ क्या काम किया है? एक काम गिनवा दो। कभी पिंडों में गए नहीं, कभी कॉलोनियों में जाके देखा नहीं, अपनी ऑफिस तक सीमित रहे हैं या उद्घाटन तक सीमित रहे हैं। तो इन्होंने पीछे पार्किंग का मुद्दा था कि आप पार्टी ने बोला था कि चाहे वो गाड़ी हो या फिर स्कूटर वगैरह हो सब फ्री कर दिया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता पे है जो काफ़ी पहले से ही बोझ पड़ा हुआ है, चाहे वो बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो या फिर टैक्स हो या फिर कूड़े वगैरह का मतलब पैसा हो। हर तरफ से जो चंडीगढ़ की जनता है पीसी जा रही है। तो एक दिन अभी दिवाली के ऊपर मेयर स्टेटमेंट देते हैं कि मैं व्हीकल फ्री कर देता हूँ, कि एक दिवाली का गिफ्ट है। मैं मेयर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेयर साहब दिवाली का गिफ्ट दिया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम हाउस में लेके आते आप 35 के 35 काउंसलर, इसके लिए इतना खुश होते कि कम से कम जो व्हीकल फ्री किए हैं कि हम भी उस खुशी का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन मेयर साहब ने अकेला फैसला किया, किस लिए? ओनली 2024 में वोट बटोरने के लिए। या फिर शायद मुझे लग रहा है मेयर साहब को थाली सजी सजाई मिल गई है कि पहले काउंसलर बन गए हैं और फिर उसके बाद जो मेयर बन गए हैं, मुझे नहीं पता कैसे बने हैं वो। अब मुझे लग रहा है वो एमपी के इलेक्शन के सपने ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे चंडीगढ़ की जनता को बेवकूफ़ मेयर नहीं बना सकते। हाउस में लाते, खुशी खुशी हम लोग गाड़ी भी फ्री करते और बाइक भी फ्री करते। लेकिन मैं जो मिनट्स की फ़ोटो कॉपियाँ लेके आई थी उसमें कहीं नहीं लिखा कि पिछले हाउस में व्हीकल फ्री किए थे। अकेले मेयर क्रेडिट लेना चाहता है तो मैं मेयर साहब को कहना चाहती हूँ कि मेयर साहब 11 महीने जब कुछ काम नहीं किया, आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब पार्किंग में घोटाला हुआ था तब मेयर साहब अगर क्वेश्चन करते, 35 काउंसलर को बिठाते कि चंडीगढ़ की जनता के लिए क्या बेटर है, चाहे वो कूड़े का इशू हो, चाहे पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो या पार्किंग का हो, आरडब्ल्यू को बिठाओ, काउंसलर को बिठाओ, सीनियर डिप्टी मेयर को बिठाओ, डिप्टी मेयर को बिठाओ, पुराने मेयर को बिठाओ। भाई अपने आप ईवी वाला इन्होंने बड़े शेर की तरह दाड़ दाड़ के बोला था कि जो ईवी है उसके लिए मैं जाके प्रोटेस्ट करूँगा। इनका शाम को मैसेज आता है कि कोई वहीं नहीं जाएगा। दोनों पार्टी गई पर मेयर साहब अकेले बिजनेसमैन के साथ पहुंचे, 2 मिनट बाइट दी और गाड़ी में चले गए। मैं मेयर साहब से बोलना चाहती हूं कि मेयर साहब अगर आपसे हाउस नहीं चलता था तो आपको कोई हक नहीं बनता था आप मेयर की कुर्सी पे बैठो। आज जो क्वेश्चन हाउस में बैठ के कर रहे हो, अगर पहले दिन से सबको साथ में लेके चलते
तो आज ये नौबत नहीं आती। एक दिन में कोई हीरो नहीं बनता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मेयर साहब सोच रहे हैं कि मैं आज 100 में से 2 महीने में 2 या 1.5 महीना रह गया, एक बार मैं हीरो बन जाऊँ, ऐसे कोई हीरो नहीं बनता। इसके अंदर जी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ पहले तो, क्योंकि जब से कॉलोनी लाउट हुई है और जब से वहाँ पर ये बूथ मार्केट बनी है, चाहे वो मोली जागरा है चाहे वो विकास नगर है, इन मार्केटों का इतना बुरा हाल है क्योंकि शुरू से कभी ये रेंट के ऊपर, ये पहले तो कारपोरेशन ने सोचा कि शायद ये बिक जाएं दुकानें, पर ये नहीं बिक पाई क्योंकि जो इन दुकानों का रेट रखा गया था इतना वहाँ के लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो, तो ये दुकानें कभी बिक ही नहीं पाई। और जब से ये दुकानें, पूरी मार्केट ये बंद ही पड़ी है, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी सालों से ये मार्केट बंद पड़ी थी। तो वहाँ पे हो क्या रहा था कि उस मार्केट के अंदर एक तो हमारे कॉरपोरेशन का जो पैसा था वो ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है मार्केट। तो उसके लिए मैंने फिर हाउस के अंदर ये पहले भी बात उठाई थी कि उस मार्केट को या तो रेंट पे दे दिया जाए जिससे हमारे कॉरपोरेशन को रेवेन्यू आए। तो उसको चलो उसको संज्ञान में लेते हुए हाउस के अंदर वो पिछली बार पास हुआ कि उसको 8600 रुपये रेंट उसका रख दिया जाता है, पर वहाँ पर 8600 रुपये भी उसका बहुत ज़्यादा रेंट था क्योंकि जो भी वहाँ पे दुकानें जिन्होंने भी रेंट के ऊपर लेनी है वो वहाँ के लोकल लोग ही हैं, क्योंकि लोकल लोगों ने लेनी है। कोई वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के कोई बाहर के लोग आके या कोई कंपनी के शोरूम खोलेंगे या नाइकी या एडिडाइस जैसे ब्रांड वहाँ कॉलोनी के अंदर वहाँ पे वो खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने ही ये दुकानें लेनी है और लोकल लोगों के लिए वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हम दुकानें किस चीज़ की खोल सकते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ज़रूरतें हैं, करियाने की दुकान होगी, इलेक्ट्रिकल दुकानें होंगी, इस तरीके की दुकानें वहाँ पे चल सकती हैं। अभी फिर तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, कितना रेंट रहेगा? उसका सल्यूशन अब ये निकला है, हमने बड़े ही प्रयासों के बाद बड़ा ही जोर लगा के अभी हाउस में सभी मेरे भाइयों ने भी साथ में, काउंसलर मेरे जितने भी भाई हैं सभी ने भी, धर्मेंद्र जी भी खड़े हैं साथ में, इन्होंने भी, तो हमने इसका ये सॉल्यूशन अब निकाला है, ये पास हुआ है कि उसका जो रेंट है वो कम कर दिया जाएगा ताकि हर एक आदमी के लिए उस शॉप को लेना आसान हो और लोकल लोगों को वहाँ पर कारोबार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, जितने भी लोकल लोग हैं। तो उसका रेंट अब हमने कर दिया है, ग्राउंड फ्लोर का 5000 रुपये करवाया है हमने आज हाउस के अंदर और फर्स्ट फ्लोर का हमने 3500 रुपये करवाया है। तो इस तरीके से लोगों के लिए बड़ा आसान रहेगा और वो मार्केट खुल सकेगी और वहाँ की गंदगी साफ़ होगी जो इतने सालों से वहाँ पर बंद पड़ी है। ये लगभग आप देख लीजिए, कम से कम 10 साल से ऊपर तो मैं देखता आ रहा हूँ, 10 साल से ऊपर से वो मार्केट बिल्कुल ही बंद पड़ी है और वहाँ पर ऐसा है कि इतनी गंदगी और इतना बुरा हाल चुका है वहाँ पर लोगों के कह रहा हूँ, चूहों ने इतने खड्डे वहाँ पर कर दिए हैं, दुकानों के अंदर मिट्टियाँ भरी पड़ी हैं और आसपास इतना गंद है कि कोई वहाँ पे केयर नहीं करता। तो इस करके हमने उसको अब रेंट पे खुलवाने का प्रयास कर लिया और खुलेंगी अब। 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਲਵਾਰਿਸ ਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਬਸ ਲੱਗੇ ਹੈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਗਾਵਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ 44 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ। ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਐਨੂਅਲ ਗਾਰਡਨ 2 ਹੈ ਸੈਕਟਰ 44C ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ MOH ਨੂੰ, ਤੇ MOH ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਸ ਸਾਂਡ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ MOH ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਕਰਟੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮ 6:30-7 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਲਵਾਰਿਸ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।